हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राकेश सर फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, परंतु भौतिक विज्ञान की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय यदि हम इसे सदिश राशि मान लें तो यह हमारे लिए सुविधाजनक हो जाता है। तो अब हम क्षेत्रफल को मानने वाले हैं एक सदिश राशि, और हम जानते हैं कि किसी भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक, उस भौतिक राशि के परिमाण की, और दूसरा उस सदिश राशि की दिशा की। अब हम डिस्कस करेंगे द्विविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बारे में। द्विविमीय पृष्ठ, या जिन्हें आप खुले पृष्ठ कहते हैं, टू डायमेंशनल सरफेसेस, या जिन्हें आप कहते हैं ओपन सरफेसेस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो द्विविमीय पृष्ठ होते हैं, द्विविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। ध्यान से सुनिएगा, द्विविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है वो आपके उस द्विविमीय पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं द्विविमीय पृष्ठ का। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक आयत है जो कि एक्स वाई तल में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक आयत है जो कि एक्स वाई तल में स्थित है, और मान लीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश है वो है आई कैप, वाई एक्सिस के अनुदिश जो आपका इकाई सदिश है वो है जे कैप, और जेड एक्सिस के अनुदिश जो इकाई सदिश है वो है के कैप। ये रहा हमारे पास आयत जो कि एक्स वाई तल में उपस्थित है। नामकरण कर लीजिए पी क्यू आर एस, और इसकी लंबाई है ए और चौड़ाई है बी। इस आयत के एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो हमें पता है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल का जो परिमाण होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब ए बी होगा। अब हमें चाहिए इसकी डायरेक्शन। तो हमें पता है कि आयत एक द्विविमीय पृष्ठ होता है, और हमने देखा कि द्विविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है वो पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये रहा हमारा द्विविमीय पृष्ठ, और पृष्ठ कौन से प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। तो ये द्विविमीय पृष्ठ आपका एक्स वाई तल में है। तो इस तल के लंबवत कौन सी दिशा होगी, या तो होगी आपकी जेड एक्स, और या क्या होगी माइनस जेड एक्स। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गई आपकी जेड के अनुदिश और ये हो गई माइनस जेड के अनुदिश। तो अगर आप जेड के अनुदिश की बात करोगे तो जेड के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, के कैप, या आप काउंट कर सकते हो तल के लंबवत अंदर की ओर मतलब माइनस के कैप। तो अगर आप एरिया वेक्टर लिखना चाहो तो एरिया वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी के कैप भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो ए बी माइनस के कैप। ध्यान से सुनिएगा कि द्विविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है वो पृष्ठ
के तल के लंबवत होती है। और पृष्ठ के तल के लंबवत दो दिशाएं संभव है, तल के लंबवत अंदर की ओर या तल के लंबवत बाहर की ओर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डिस्क है जो कि XZ प्लेन में रखी हुई है और इसकी रेडियस कितनी है, R है। तो हमें चाहिएगा इसका एरिया वेक्टर, और हमें पता है कि एरिया वेक्टर लिखने के लिए हमें चाहिएगा इसका मैग्नीट्यूड। और आपको पता है एक डिस्क का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई R स्क्वायर। R जहां पर इस डिस्क की क्या होती है, रेडियस होती है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो यहाँ देखिए दो दिशाएं संभव है। हमें पता है कि ये एक द्विविमीय पृष्ठ है और द्विविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है। तो ये तल के लंबवत एक दिशा ये पॉसिबल है और एक दिशा आपकी ये वाली पॉसिबल है। इस दिशा को आप देखिए y अक्ष के अनुदिश है, तो आप यहाँ मान सकते हो इसको कौन सी दिशा मान सकते हो, ये जे कैप मान सकते हो, और ये इसको क्या बोल सकते हो, माइनस जे कैप। तो हम यहाँ से एरिया लिख सकते हैं यहाँ पर जे कैप, या फिर हम इसका एरिया ऐसा भी लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर और माइनस जे कैप। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर हो गई है कि जो द्विविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है वो पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। देखिए पृष्ठ के लंबवत दो दिशाएं संभव है, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। अब हमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते समय उस प्रॉब्लम के अंदर अगर हमने क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर ली है तो थ्रू आउट प्रॉब्लम, उस कंप्लीट प्रॉब्लम को जब सोल्व करोगे तो आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर ही लेनी है। अगर आपने किसी प्रॉब्लम के अंदर क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर ली है तो थ्रू आउट प्रॉब्लम के अंदर आप हमेशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर लोगे। ये आप पर डिपेंड करता है। तो मतलब एक चीज यहां से क्लियर होगी कि द्विविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर भी हो सकती है और तल के लंबवत अंदर की ओर हो सकती है। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसको कौन सी दिशा में माने। अब अगर हम बात करें त्रिविमीय पृष्ठ की, त्रिविमीय पृष्ठ कह दीजिए या जिन्हें आप कह सकते हैं बंद पृष्ठ। थ्री डायमेंशनल सरफेसेस या जिन्हें आप कहोगे क्लोज सरफेसेस। तो देखिए यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो दिशा होती है हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर। त्रिविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर हो। देखिए ध्यान से समझिएगा, त्रिविमीय पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के तल के लंबवत हमेशा बाहर की ओर होती है। देखिए अपने पास द्विविमीय पृष्ठ के अंदर दो डायरेक्शन पॉसिबल थी, बाहर की ओर और अंदर की ओर। बट अगर हम बात करें त्रिविमीय पृष्ठ की तो हम केवल एक ही दिशा काउंट करेंगे, वो कौन सी होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। सपोज कीजिए हमारे पास एक घन है, अगर हम घन के इस पृष्ठ की अगर बात करें तो इस पृष्ठ के लंबवत दो दिशाएं संभव है, या तो तल के लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर। बट यहां पर हम कौन सी काउंट करेंगे, तल के लंबवत
बाहर की ओर। तो ये वाली डायरेक्शन आपकी हमेशा यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। मान लो एरिया यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया लिया है वो हमने ds लिया, तो ये ds वेक्टर हो गया। अगर हम बात करें इस वाले सरफेस की, तो इस वाले सरफेस की जो दिशा होगी, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये हो गया आपका ds वेक्टर। अगर हम यहाँ अल्पांश की बात करें और उसका अल्पांश ds है तो ये ds वेक्टर हो गया। अगर हम बात करें इस वाले पृष्ठ की, तो इस वाले पृष्ठ की जो दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये दिशा संभव है इसकी। इस तरह से हम यहाँ पर दिशाओं को देखेंगे। अब अगर हम बात करें सेकंड केस, हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर को। इस सिलेंडर के 3 पृष्ठ हैं, 2 वर्ताकार पृष्ठ हैं और एक हो गया आपका वक्रीय पृष्ठ। मान लीजिए ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये हो गया आपका S3। तो देखिए S1 की अगर बात करें तो S1 की जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो आपकी ये होगी तल के लंबवत बाहर की ओर। S2 की बात करें तो ये दिशा हो जाएगी तल के लंबवत बाहर की ओर। और S3 की अगर बात करें, इस वक्रीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करें और इस अल्पांश क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर जो दिशा होगी वो किसको बताएगी, वो आपके क्षेत्रफल सदिश को बताएगी। तो ये हो गए हमारे पास में सिलेंडर का केस। अब अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस में हम एक कंसीडर करते हैं एक स्फीयर को। एक स्फीयर को कंसीडर करते हैं। ये रहा एक स्फीयर, एक गोले को कंसीडर किया है और गोले के किसी भी बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर हमने बात करनी है और हमें पता करना है कि इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी। तो हम इस कंडीशन में इस स्फीयर के उस पॉइंट पर एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना कर लेंगे। ये रहा एक अल्पांश क्षेत्रफल और इस अल्पांश क्षेत्र को हमने बोला है ds। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर ये दिशा होगी इस अल्पांश की। अगर हम बात करें इस पॉइंट पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तो हम यहाँ पर एक अल्पांश लिया ds और इसकी दिशा क्या हो जाएगी तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर सपोज करो आपको इस पॉइंट पर पता करना है कि यहाँ क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर हम एक अल्पांश की कल्पना करेंगे और इस अल्पांश के लंबवत बाहर की ओर जो दिशा होगी वो दिशा क्या हो जाएगी, आपकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक अनियमित आकार का कोई बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ की क्षेत्रफल सदिश को हमें क्षेत्रफल सदिश की दिशा को देखना है। तो इस क्षेत्रफल पर हम छोटे छोटे अल्पांशों की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश ये मान लिया, एक अल्पांश ये मान लिया, एक अल्पांश ये मान लीजिए। इस तरह से छोटे छोटे अल्पांश की कल्पना कीजिए और इन अल्पांशों के लंबवत बाहर की ओर जो दिशा होगी वो इनके अल्पांश क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करेगी। देखिए यहाँ पर ये पूरा क्षेत्रफल सदिश राशि नहीं है, पर ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है उनको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, क्षेत्रफल सदिश की तरह ट्रीट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं विद्युत फ्लक्स को। देखिए विद्युत फ्लक्स की हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं। दिए गए
तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, दिए गए पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में कहीं पर समरूप विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। ध्यान से समझिएगा, समरूप विद्युत क्षेत्र। और आपको पता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है और बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती है और समान दूरी पर स्थित होती है। और हमने एक पृष्ठ रखा है और ये रहा एक पृष्ठ, ये रहा वृत्ताकार पृष्ठ, और ये हो गया इसका तल और ये हो गई इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा। मान लीजिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, एस है, तो इसकी डायरेक्शन होगी एस वेक्टर, तल के लंबवत बाहर की होगी। क्लियर? और ये आपका विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र, ये हो गया ई वेक्टर। अब देखिए, इस वृत्ताकार बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। कितनी बल रेखाएं गुजर रही है? 4 गुजर रही है। तो आप बोलोगे कि इस वृत्ताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? वो होगा 4 होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो किन चीजों पर निर्भर करता है। मान लीजिए ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है ये रखा हुआ था समरूप विद्युत क्षेत्र में। हमने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र को परबल कर दिया। और हम जानते हैं कि परबल विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है विद्युत बल रेखाएं पास पास आ जाना। ये रही बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास आ गई, क्योंकि बल रेखाओं की सघनता ही परबल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो यहां से देखने पर आपको पता चला कि यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है ये कैसा है? परबल विद्युत क्षेत्र है। और ये वृत्ताकार पृष्ठ हमने इसके अंदर रखा, ये रहा वृत्ताकार पृष्ठ। अब देखिए, इस वृत्ताकार पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, मतलब इस वृत्ताकार पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान कितना है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो आपको मान मिलेगा 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 5। मतलब आपके पास में विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है, मतलब आपके पास प्रबल विद्युत क्षेत्र है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। थर्ड कंडीशन कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में वापिस से समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये रहा आपका समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। हमने क्या किया, ये जो आपका वृत्ताकार पृष्ठ था उसका एरिया हमने बढ़ा दिया। ये रहा एरिया हमने बढ़ा दिया। इस कंडीशन में इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा?
तो आपका जवाब होगा 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इस वर्ताकार पृष्ठ का एरिया इंक्रीज करते हैं तो हमारा फ्लक्स भी बढ़ता है। तो दो चीजें क्लियर हो गई कि फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि क्या ये विद्युत फ्लक्स किसी और पैरामीटर पर डिपेंड करता है, इस चीज को समझते हैं। तो ये रहा आपका समरूप विद्युत क्षेत्र। ई वेक्टर, और हमने क्या किया, ये जो आपका वृत्ताकार जो पृष्ठ था, इस वृत्ताकार पृष्ठ को के तल को हमने ई के साथ कुछ एंगल पे रख दिया। इस तरह से रख दिया। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसके तल के लंबवत होगा बाहर की ओर, तो ये हो गया एस वेक्टर, और ई और एस के बीच में जो एंगल बना है वो है थीटा। तो यहां पर हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन आया है, और विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया, अब यहाँ पर 2 हो गया। मतलब आपका यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो उस बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स का मान ई व एस के मध्य बनने वाले कोण पर किस तरह से निर्भर करता है उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये रहा आपका समरूप विद्युत क्षेत्र। और ये रहा हमारे पास में वृत्ताकार बंद पृष्ठ। समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। और हमें पता है इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई ये दिशा, ये हो गई एस वेक्टर, और ये किसकी दिशा है, ई वेक्टर। मतलब ई और एस के बीच में थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 डिग्री है। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, फ्लक्स की वैल्यू मिलती है 3। और अब हमने क्या किया, इसके तल को हमने कुछ एंगल पे सेट किया। तो ये रहा कोई एंगल। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी ये, और ये हो गया ई वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा। तो इस कंडीशन में आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिलती है, वो मिलती है 1। तो देखिए ई और एस के बीच में एंगल चेंज करने पर फ्लक्स की वैल्यू में चेंज आ रहा है। अब एक लास्ट कंडीशन देखते हैं। मान लिया आपने इस विद्युत क्षेत्र में इस वृत्ताकार पृष्ठ को आपने इस तरह से रख दिया, और तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की, ये हो गई एस वेक्टर। और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की कौन सी है, ये दिशा है। इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो उस कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। ध्यान से समझिएगा, वृत्ताकार पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कोण का मान 0 हो तो फ्लक्स का मान अधिकतम मिलता है। ध्यान से समझिएगा। और लास्ट कंडीशन देखिए, क्षेत्रफल सदिश और तीव्रता के मध्य कोण अगर 90 डिग्री हो तो फ्लक्स का मान न्यूनतम मिलता है। तो आपको पता है थीटा की वैल्यू 0 पे आपको वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, और यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने पर वैल्यू आपकी मिनिमम मिल रही है। तो इसका मतलब इस एंगल के
पर निर्भर करता है? कोस थीटा पर निर्भर करता है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और ई व एस के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या पर निर्भर करता है। अब देखिए, अब हम विद्युत फ्लक्स को सिस्टमैटिकली नोट करते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल S है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? S है। ये S पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो पृष्ठ है वो आपका E विद्युत क्षेत्र, E समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। और अगर मैं इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो हो गया S वेक्टर, इस डायरेक्शन में। तो इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान गणितीय रूप में किस तरह से दिया जाता है? माना S पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला पृष्ठ E विद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार स्थित है। तो इस S पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर उपस्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डी फाई ई से। वो कितना होगा? मैथमेटिकली ये दिया जाता है ई डी एस कॉस थीटा से। ध्यान से सुनिएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा ई व डी एस के मध्य का कोण है। अगर मैं बात करूं, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, E डॉट डी एस वेक्टर। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये हो गया E डॉट डी एस, और ये हो जाएगा कंप्लीट पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है? ये है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन। तो हम इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें तो विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो
तो हम इसको लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि ये हो गया ई एस कॉस थीटा। अगर हम केस नंबर 1 कंसिडर करें कि काश थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आएगी, वो हो जाएगी ई एस कॉस 0, मतलब आपके पास फाई ई की वैल्यू आने वाली है ई डॉट एस। और केस नंबर 2 क्या होगा, काश थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो आपको पता है कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है वो होती है 0। तो फाई ई की जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी ई ए कोस 90। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और केस नंबर 3 क्या होगा, सपोज कीजिए कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। ध्यान से समझिएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री, मतलब एस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ई वेक्टर के जस्ट अपोजिट हो। तो कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है वो होती है -1। तो बाई ई की जो वैल्यू आएगी वो होगी ई एस कोस 180, मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी -ई एस। तो यहाँ पर जो फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो देख लीजिए विद्युत फ्लक्स दो टाइप का हो गया है, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स। अगर पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक लिया जाएगा। यदि किसी पृष्ठ पे विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही है तो वहां पर विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। अगर हम बात करें फाई ई के मात्रक की, फाई ई का मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई का मात्रक चाहिए तो हमें किसका मात्रक चाहिएगा, ई का मात्रक चाहिएगा, और किसका मात्रक चाहिएगा, एस का मात्रक चाहिएगा। और आपको पता है कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। और ई का मात्रक क्या होता है, वो होता है न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मात्रक क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। और अब हम कैलकुलेट करेंगे फाई ई की विमा। फाई ई की विमा क्या होती है, तो देखिए फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, ई एस हो गया। और फाई ई इक्वल टू ई की वैल्यू क्या होती है, एफ बाई क्यू होती है, इंटू क्या हो गया एस। तो यहाँ पर फाई ई की जो विमा होगी वो होगी, एफ की विमा लिख दीजिए क्या होगी, m1 l1 t-2। चार्ज की विमा क्या होती है, a1 t1। और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, l2 होती है। तो देखिए यहाँ से m1 l1 l2 कितना हो गया, l3, t1 ऊपर आकर माइनस हो गया तो t-3 और e-1। ये हो गई आपके पास में फाई ई की विमा, फ्लक्स की विमा।